राष्ट्रवादी सरकार आना कोई गलत चीज नहीं है। इनको खाली संभालना नहीं है, उनको आगे लेना है। पहला भारत के साथ इनको रिलेशनशिप सही करना पड़ेगा। ये गणतंत्र की स्पिरिट के खिलाफ था, लेकिन एक मेजोरिटेरियन डिसीजन था। तो मैं इसको आगे और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। साथियों नमस्कार। बांग्लादेश में हत्या, लूटपाट, लंबे आंदोलन के बाद अंततः चुनाव हुए और अब परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी भारी बहुमत से जीती है। आपको जैसा कि पता है, अवामी लीग इस बार चुनाव से बाहर कर दी गई थी, उसको बैन कर दिया गया था। शेख हसीना ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं वहां की, वो इस वक्त भारत की शरण ले रखी हैं। लेकिन इस नतीजे को लेकर के कोई हैरानी नहीं है कहीं पर। सबको लग रहा था कि ऐसे नतीजे आएंगे ही आएंगे। आज हमारे बीच में मौजूद है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सीनियर रिसर्च फेलो अशोक के बेहुरिया जी। अशोक जी के बारे में बता दो, जेएनयू के पढ़े लिखे हैं और पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर इनकी लगातार गहरी निगाह रही है और वहां की राजनीति, वहां की चिंताओं को भली भांति समझने वाले हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है, बताइए। पहला सवाल मेरा ये है, भारत, अमेरिका, अब बांग्लादेश, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया में जो राष्ट्रवादी फोर्सेस हैं वो लगातार सत्ता में एक के बाद एक आती जा रही है। घुमा फिरा कर न कहे, सीधे कहे तो जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण होने के साथ साथ जिनका एक कट्टरपंथी रवैया है, वैसी सरकारें बनती जा रही हैं। यही अमेरिका में हुआ, रिपब्लिकन आए। भारत में आप देख रहे हैं पिछले लगातार 3 बार से, और बांग्लादेश में अब एक बड़ा उदाहरण आपके पास है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रवादी सरकार आना कोई गलत चीज नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। जैसे 1940-50 दशक में जब एशिया और अफ्रीका दोनों कंटिनेंट में, महादेश में जब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, तो वो उस टाइम भी बहुत राष्ट्रवादी सरकारें आई थी। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। और बांग्लादेश को लेकर अगर आप देख रहे हैं कि इससे पहले जो सरकार थी वो भी अपने आप को राष्ट्रवादी कहती थी। ऐसा नहीं है कि कहती थी। और अभी जो बीएनपी सरकार आ रही है वहाँ पे, वो बीएनपी को आप कट्टरपंथी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक लिबरल सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी लेके आई है। और बांग्लादेश में एक दूसरी जो एक पार्टी है, जो कि जमाती इस्लामी पार्टी, आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा कट्टरपंथी सोच की है। लेकिन उनको तो भारी बहुमत नहीं मिली है। हाँ, हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस पिछले परफॉर्मेंस के तुलना में बहुत अच्छी हुई है, निश्चित। लेकिन आप नहीं कह सकते कि उनको भारी बहुमत मिली। तो ऐसे देखा जाए तो मैं मानता हूं कि राष्ट्रवादी सोच आना कुछ गलत नहीं है, जब तक वो राष्ट्रवादी सोच जो है ना, जो एक ह्यूमैनिटेरियन सोच के खिलाफ ना हो। समझ? अगर वो ह्यूमैनिटेरियन सोच के खिलाफ है तो उसमें प्रॉब्लम है। अगर ह्यूमैनिटेरियन सोच के खिलाफ नहीं है तो राष्ट्रवादी सोच जो है ना, वो राष्ट्र को आगे बढ़ाता ही जाता है, और वो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है, बीएनपी के सत्ता में आने के बाद वहां पर सांप्रदायिक हिंसा कम होगी? जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार हुई है, जिसको लेकर के लगातार कहा भी जा रहा है, भारत सरकार अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा रही है, आपको क्या लगता है उसमें कमी आएगी? देखिए, उम्मीद यही है। और बीएनपी का जो लीडरशिप हो, जो नेतृवृंद है, वो नेतागण है, वो बोल चुके हैं कि हम अगर पावर में आएंगे, ताकत में आएंगे, तो हम देखेंगे कि इस तरह की जो कम्युनल सिचुएशन जो है वो ना हो बांग्लादेश में। तो इसलिए बहुत उम्मीदें हैं कि बांग्लादेश की जो बीएनपी सरकार है वो इस तरह की जो ताकतें हैं
जो बांग्लादेश के अंदर हैं, जो कि एक एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स रखते हैं, उनको वो कंट्रोल में लाएंगे। और बांग्लादेश जो कह रहे हैं कि एक नतून बांग्लादेश, एक न्यू बांग्लादेश की परिकल्पना जो वो किए हैं, वो नतून बांग्लादेश में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ये उम्मीद है। ये उम्मीद की जा सकती है। ये बताइए कि तारिक रहमान की सरकार जो बनेगी, अब क्या लगता है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? इकोनॉमी की चुनौती होगी या फिर करप्शन की चुनौती होगी? क्या है सबसे बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती तो भरे पड़े हैं, क्योंकि देखिए इतनी सारी चुनौतियां हैं उनके सामने। एक तो पहला चुनौती अभी ये होगा कि जो येस वोट मिला है जो रिफॉर्म्स के लिए, वो रिफॉर्म्स के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करेंगे, अमेंड करेंगे, तो उसके लिए भी इनको बहुत सारी चीज़ें अभी करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए दरकार होगी कि बहुत एक गहरी सोच वाली सरकार, जो कि बहुत आगे की सोच रही है, तो उस तरह की सरकार चाहिए अभी, जो कि एक प्रोग्रेसिव बांग्लादेश की परिकल्पना रखती हो। तो ये पहला जो है उनके लिए सामने जो है चुनौती है। दूसरी चुनौती ये है कि इकोनॉमिक चुनौती, जो आप कह रहे हैं। जब शेख हसीना की सत्ता टूटी, तो उस टाइम जो इकोनॉमी ऑलरेडी कुछ जो प्रॉब्लम्स की दरार में, जो घेरे में आ चुकी थी। तो अभी जो एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, कुछ हद तक ना उन्होंने इकोनॉमी को संभाला है, लेकिन इनको खाली संभालना नहीं है, उनको आगे लेना है। तो एक इकोनॉमिक चुनौती तो रहेगी, और बीएनपी को इसीलिए एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड लेके खासकर भारत के साथ रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिश्ता, वो उनकी अर्थनीति के ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। ठीक है, तो पहला भारत के साथ इनको रिलेशनशिप सही करना पड़ेगा, फिर विश्व के अलग जो मुल्क हैं उनके साथ सही करना पड़ेगा, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश जो है ना, अभी एक मिडिल इकोनॉमिक इनकम स्टेटस में आ रही है। तो काफ़ी सारे उनके जो सब्सिडी मिल रहे थे, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, वो अभी घट जाएंगे। तो इसलिए बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स जो बाहर जा रहे हैं, इनके ऊपर अभी टैक्सेस लगेंगे, टैरिफ्स लगेंगे। तो इसलिए बांग्लादेशी जो प्रोडक्ट्स होंगे ये कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बांग्लादेश को इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये है जो सोशल चैलेंजेस है, सबसे बड़ी चैलेंज, जैसे माइनॉरिटीज की जो चैलेंजेस, बिल्कुल, और काफी बदनाम बांग्लादेश हुई है पिछले 18 महीने में, कि हिंदुओं के ऊपर जो अटैक हुआ है, दूसरे माइनॉरिटीज के ऊपर भी अटैक हुआ है, बुद्धिस्ट के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर हुई है। तो ये भी एक चैलेंज रहेगी बीएनपी सरकार के लिए कि कैसे लोगों को सही दिशा में लेके आया जाए, और कैसे इस तरह की जो कम्युनल सोच है उसको कैसे दफना दिया जाए। इसके ऊपर भी काफी सारे काम करना पड़ेगा बीएनपी सरकार। अच्छा, एक चीज बताएं, 2024 के स्टूडेंट जो पूरा का पूरा मूवमेंट था, स्टूडेंट मूवमेंट, उसके बाद यूनूस सरकार आई, तमाम सुधार किए, लेकिन क्या लगता है ये तारिक रहमान की गवर्नमेंट जो आएगी उसको आगे बढ़ा पाएगी, उसको कायम रख पाएगी? यही तो मैं बोला, जो पहला जो चैलेंज है कि ये जो हाँ वोट जो है ना, गण वोट जो है, रेफरेंडम जो है, वो रेफरेंडम में 68% ऑफ द पीपल हैव सेड यस। वो बोले हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए। 31.9% लोग बोले हैं ना, लेकिन 68% जो है ना वो बोले हैं हाँ। तो अभी वो जो एक रिफॉर्मिस्ट एजेंडा जो है, वो एक बदलाव का जो एक भावना है, उसको किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एडजस्ट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं, ये एक बहुत भारी चुनौती होगी सरकार के ऊपर। मैं इसीलिए बोला कि ये पहली चुनौती। एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझसे तमाम लोग कह भी रहे थे रिजल्ट के बाद जब बात हो रही थी, तमाम इंटेलेक्चुअल्स ये कह रहे थे कि बीएनपी और जमाते इस्लामी, इनके गठबंधन की क्या संभावनाएं हैं, और अगर गठबंधन हुआ
तो उससे जो कट्टरता है वो बढ़ेगी या घटेगी? देखिए, अभी तो बीएनपी को भारी बहुमत मिली है, 2/3 मेजोरिटी में। जी जी। तो उनको चाहिए ही नहीं जमात के साथ गठबंधन। और दूसरी बात ये रही कि पिछले कुछ महीनों में जो इन दोनों की जो रिश्ता रही है, जो संपर्क रही है, वो बहुत माने खराब रही है। तो इसीलिए इन लोगों की गठबंधन अभी होना नामुमकिन है, नामुमकिन लगता है। और बीएनपी ने बार बार ये चीज बोले हैं कि हम ये जो कट्टरपंथी सोच है उसके खिलाफ हैं। तो अभी जो एक भारी बहुमत उनको मिला है, इनको एक सुजोग मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है टू प्रूव देमसेल्व्स। ठीक है। और एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि मैं देख रहा था, बहुत बारीकी से देख रहा था ये जो फलाफल, वो जो रिजल्ट्स जो है आप देखोगे कि जो बांग्लादेश के जो पश्चिम जो सीमा है, जो बॉर्डर है, जो वेस्टर्न बॉर्डर्स, उसमें जो 3 बड़े बड़े जो डिविजन्स हैं, एक है आपके रंगपुर, दूसरा राजशाही, तीसरा खुलना। अगर वहां पे आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हैव गॉन टू जमात। सारे बॉर्डर्स जो बॉर्डरिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सारा जमात को गया है। ऐसा क्यों सर? तो ये दिख रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट प्रिवेल कर रहा है, जो कि इजीली एंटी हिंदू सेंटिमेंट में ट्रांसलेट करता है और एक प्रो जमात सेंटिमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग भी, बांग्लादेश का और इंडिया का जो बॉर्डर है करीब 4400 किलोमीटर है। तो उसमें आप देखेंगे, अगर दूसरे जो विभाग है, ये कोई 1200-1300 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, 1200-1300 किलोमीटर का होगा। बाकी जो है वहाँ पे जमात का इतना रोग नहीं है। जैसे माइमन सिंह हो गया, जैसे सिलहट हो गया, जैसे चट्टग्राम हो गया, चिटागंग, वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे दबदबा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं बहेरिया साहब, आप इसको सुनिए ध्यान से। तो लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, बरिशाल में भी नहीं है, ढाका में भी नहीं है। ढाका में तो बिल्कुल नहीं है। ढाका में है, ढाका में प्रॉपर, ढाका में जमात ने वोट लिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए हैं। लेकिन जिस तरह हम देखेंगे कि ये पश्चिम बॉर्डर में, पश्चिम सीमा में जिस तरह की उनका दबदबा है, वैसा नहीं। तो ये भी पता नहीं इसका क्या मतलब है और ये क्या मायने रखेगा आगे जाके। एक कम्युनल जो एनिमस है, जो कम्युनल सेंटिमेंट है, उसको फैलाने में हमें देखना पड़ेगा। We'll have to wait and watch। अवामी लीग को प्रतिबंधित करने का फैसला जो था, कितना न्याय संगत था, ये इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इससे सरकार की स्थिरता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 60% लोग वोट दिए। ठीक है। 60% लोग वोट दिए हैं, मतलब कुछ लोग जो आवामी लीग के सिंपैथाइजर हैं वो भी वोट दिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिए, वो बायकॉट किए। बिल्कुल। तो ऐसा, इसका मतलब है कि आवामी लीग जो वोट दिए हैं वो कुछ हद तक बीएनपी की तरफ गया है। तो आवामी लीग का जो रजिस्ट्रेशन रद्द करना जो डिसीजन था, मैं नहीं मानूंगा कि ये डेमोक्रेटिक था, ये गलत था। क्योंकि आवामी लीग के लीडरशिप क्या गलती किया है, आवामी लीग के जो पार्टी के लोगों को इसमें से निकालना, ये एक गणतांत्रिक एक डिसीजन नहीं था, ये गलत डिसीजन था। लेकिन जब आप गणतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोगों की सेंटिमेंट्स जो है ना, वो सबसे सर्वोपरि होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह की एक मेजॉरिटी सेंटिमेंट उभर के आया शेख हसीना के खिलाफ, और जिस तरह की जो सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, एक मत हो गए कि इसको रजिस्ट्रेशन को रद्द करना है, तो इसको आप कैसे देखेंगे? कुछ हद तक ये मेजोरिटेरियन डिसीजन था, ये गणतंत्र की स्पिरिट के खिलाफ था, लेकिन एक मेजोरिटेरियन डिसीजन था। तो मैं इसको आगे और कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन जिस तरह की अभी जनमत मिली है, जिस तरह की वोट मिली है बीएनपी सरकार को, अभी अगर बीएनपी सरकार परफॉर्मेंस ठीक नहीं करती है अगले 2 साल 3 साल में, मैं बांग्लादेश को शुरू से देख रहा हूँ। जी। बांग्लादेश में जनमत बदलना कोई नई बात नहीं है।
बहुत आसान भी बहुत है, आसान भी है। आसान बात है। तो कल आवामी लीग भी पावर में आ सकती है, सत्ता में आ सकती है। अगर ये लोग गलतियां पिछले गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर लोग भी, जनता भी चाहेगी, वहां की आवाम चाहेगी कि एक नई सरकार आए। तो आवामी लीग जो है ना, अभी आवामी लीग का ये होना चाहिए कि अपनी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको बरकरार रखना और लोगों के लिए काम करना, तब जाके भविष्य में वो आ जाएंगे। देखिए, कल तक जमात कटघरे में थी, कल तक जमात जो है वो रजिस्ट्रेशन रद्द थी, बीएनपी को मौका नहीं मिल रहा था शासन करने के लिए, आज वो शासन में आ गया, मिल गया मौका मिल गया। तो ऐसे मतलब आप नहीं कह सकते कि नहीं आ सकते। 2024 का जो स्टूडेंट मूवमेंट था, ठीक है, जेनजेड वाला प्रयोग नेपाल में भी सफल रहा, सत्ता तो बदली, हटी गई, अंतरिम सरकार बनी, बांग्लादेश में भी वही हुआ। युवा इतने ताकतवर हो गए हैं साउथ एशिया में, एक चीज। दूसरी बात, क्या अब आपको लगता है कि बांग्लादेश में नए राजनीतिक दलों का भी उभार हो सकता है? देखिए, जितना जैन जी ताकतवर नहीं हुए हैं, उतना जो एंट्रेंस्ड पॉलिटिकल एलिट, जो यहाँ पे जो ताकतवर जो पॉलिटिकल एलिट ऑल दिस कंट्रीज में जो है, अलग अलग देशों में जो है, ये अपने जो ड्यूटीज सही तरह निभा नहीं पा रहे। मैं इस एंगल से मैं देखूं, बहुत बढ़िया बात, इस एंगल से मैं देखा तो अदरवाइज जैन जी को इतना आसान नहीं होता जो वो बांग्लादेश में किए, जो वो श्रीलंका में किए, जो अभी नेपाल में किए। नेपाल में देखिए वो भागना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर भागना पड़ा, दौड़ा दौड़ा के मारे गए, क्योंकि वहाँ के जो एलीट है, जो वहाँ पे जो बुजुर्ग जो राजनीतिक नेताएं हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे, लोगों के फायदा नहीं देख रहे थे। तो इसीलिए जो आज के युवा जो है वो बहुत इम्पेशेंट है, उसको चाहिए जल्दी से काम हो जाए, सारा चीज ठीक हो जाए। और उनके सामने अगर ये इस तरह की स्थाणु सरकार आ जाती है तो वो फिर आ जाते हैं, रास्ते पे आ जाते हैं और वो जाके फिर वो आंदोलन करते हैं, जो कि बांग्लादेश में हुआ, जो कि नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में भी हुआ। तो श्रीलंका में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल हुआ। तो जब सरकारें अपनी ड्यूटी नहीं निभाए हैं, तब इस तरह की जंजी को मौका मिला है टू कम आउट ऑन टू। मैं वही पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्ट का हिस्सा हो सकते हैं कि नहीं आगे चल के? क्या देखिए, नेपाल में भी तो वो बन गए हैं, बांग्लादेश में भी बन गए हैं, समझे ना? तो श्रीलंका में भी तो बदलाव आई, समझे ना? सही है। तो यूथ देखिए, पूरे अगर आप भूखंड में देखेंगे, यूथ जो है ना करीब 30% 30 से 40% पॉपुलेशन का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है। तो और यूथ जो है आजकल बहुत इम्पेशेंट है फॉर चेंज, उनको बदलाव चाहिए, उनको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर सरकारें ना करेंगी तो ये लोग आएंगे उभर के, और उन्हीं के बीच में से नए पार्टी जाएंगे। भारत में तो नहीं, नए लीडरशिप भारत में तो यंगस्टर्स का कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रहा। असल में भारत में कुछ भी कहो आप, शायद सरकारें जो हैं वो लोगों की जो जरूरतें जो है ना वो पूरा कर लेते हैं कुछ हद तक। तो इसीलिए भारत में मैं नहीं देख रहा हूँ इस तरह की मूवमेंट का कोई फ्यूचर है, क्योंकि भारत में सरकारें जो है ना वो बहुत चालाक है, वो लोगों की जो बहुत जरूरत जो होता है ना, जो नेसेसिटीज होते हैं, उसको कहीं ना कहीं पूरा कर देते हैं। तो रही बात है ना, आपको नहीं लगता कि रिलीजन बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है? कोई मूवमेंट नहीं खड़ा हो पा रहा? देखिए, वो भी हो सकता है, वो भी एक तरीका है देखने के लिए राजनीति को। लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकारें जो हैं भारत में कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए काम किए हैं। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रिलीजन का एक रोल रहा है या नहीं रहा है, मैं मानता हूँ ये रहा है, और कुछ हद तक जो है ना एक नेशनल सेंटिमेंट बना है, जिसके कारण जो यूथ जो है वो उस तरह की स्टेप्स लेने के लिए इतराते हैं।
ठीक है, एक चीज ये बताएं, ये नई सरकार का भारत पर और बांग्लादेश संबंधों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, उम्मीद ये है कि बीएनपी सरकार जो है, मैं भी कुछ बीएनपी के लोगों को जानता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है, वो चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छा रहे, चाहते हैं। हाँ। लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा कि एक स्पिरिट जो वो मांग रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल गुडविल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये होनी चाहिए। अगर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो रिलेशनशिप में सुधार आ जाएगा। माने म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये बार बार बीएनपी की लीडरशिप बोल रही है। तो और मैं देख रहा हूँ जैसे इंडिया का रवैया रहा है। देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाज द फर्स्ट लीडर टू कांग्रेचुलेट, आप समझ रहे ना? तो ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात हो गई, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की बात हो गई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में जा रहे हैं और हमेशा हम बांग्लादेश के रिलेशनशिप को बहुत अहम माने हैं। क्या बात? तो बांग्लादेशी जो लीडरशिप है वो हमारे साथ काम करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है, भरोसा भी है इन लोगों के ऊपर। लेकिन अब देखिए, अगर जमात भी आती, जमात ने भी बोल चुकी थी कि हम आएंगे तो इंडिया के साथ हम रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए बांग्लादेश की कोई लीडरशिप इंडिया के खिलाफ होके आगे नहीं बढ़ सकता है, ये उनको पता है। चाहे वो कितने एंटी हिंदू, एंटी इंडिया बात करें पॉलिटिकली, लेकिन उनको पता है कि सत्ता में आएंगे तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे भरोसा है कि सरकार जो आएगी वो भारत के साथ रिलेशनशिप को बहुत अहम मानेगी। आपको नहीं लगता है कि इसी से जुड़ा सवाल है कि अब चीन का बांग्लादेश में हस्तक्षेप बढ़ेगा, और आपको क्या लगता है इससे पूरे साउथ ईस्ट एशिया में वहां की जो जियोपॉलिटिक्स है कैसे प्रभावित होगी? देखिए, चीन को हम इतना डरना भी नहीं चाहिए। क्या बात है। और दूसरी बात यह है कि चीन जो है ना, जब शेख हसीना थी तभी तो थी। सही है। चीन जो है करीब 40-42 बिलियन डॉलर का लोन का ऑफर लेके आई थी वहां पे, वो हमने तो कुछ नहीं किया उस टाइम। तो देखिए, हमको ये पता होनी चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं हमसे बहुत छोटे हैं, और आकार में, क्षेत्रफल में, वहां की पॉपुलेशन वाइज तरह से, और जीडीपी हर महीने पे। जी। तो उन लोगों की भी एक डेवलपमेंटल एस्पिरेशन है, और इंडिया को ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम उनके डेवलपमेंटल एस्पिरेशन पूरा कर सकें। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल। अगर वो चाइना से या दूसरे मुल्क से कुछ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। खाली ये देखना चाहिए कि चाइना जो है इसको गलत इस्तेमाल तो नहीं करना, बिल्कुल, क्योंकि एक डेट ट्रैप में तो नहीं फंसा रहा है। ये हमें देखना है। और ये हम जो दूसरे पड़ोसी मुल्कों के जो एलिट्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ हमें डिस्कशन करना चाहिए कि यार, आप अपना डेवलपमेंटल जो एस्पिरेशन तो पूरा करो, सही है, लेकिन डेट ट्रैप में मत आओ, क्योंकि वो आपके लिए भी खतरनाक है, हमारे लिए भी खतरनाक है। तो इस तरह की एक आपसी डायलॉग में, आपसी जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज में बढ़ावा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तब जाके रिलेशनशिप में सुधार आएगा। ये क्या भारत के जो सीमा का विवाद है बांग्लादेश का, तिस्ता नदी का बंटवारे का भी मामला है, अब आपको क्या लगता है कि ये सीमा विवाद तो खत्म हो गया? तिस्ता का बंटवारा जो है, इसलिए वेस्ट बंगाल का जो सरकार है वो दायी है, क्योंकि वो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तिस्ता रिवर के, लेकिन तिस्ता रिवर का सर सेंट्रल बात, हाँ नहीं, सेंटर हैज टू कीप इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट में। अगर स्टेट नहीं मानेगी तो कैसे करें? हमारा तो फेडरेशन है, और वहाँ पे एक नॉन बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी का सरकार है, और वो डायनामिक्स भी है, एक अपोजिशन गवर्नमेंट वहाँ पे है। तो जब कांग्रेस भी सरकार में थी, तो मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब भी तिस्ता नदी के बारे में बहुत सोचे थे और तय किए थे कि इसको सुलझा दिया जाए, लेकिन उस टाइम भी ममता दीदी ने नहीं मानी थी, समझ रहे ना? तो इसलिए वहाँ पे एक वेस्ट बंगाल सरकार की एक रोल रहती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक डायलॉग के माध्यम में उसको भी सुलझा जा सकता है।
एक बड़ा सवाल ये है कि श्रीलंका और पाकिस्तान, जो भी दो मुल्क हैं जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, अब उनकी राजनीति कैसी होगी? देखिए, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में अभी थोड़ा जो इन दोनों की जो रिलेशनशिप थोड़ा आगे बढ़ी है। कि शेख हसीना जब पावर में थी तब रिलेशनशिप थोड़ा नीचे थी, अब अभी थोड़ा बेहतर हो रहा है। मतलब दुश्मन देश जो है वो बांग्लादेश के साथ और मित्रता गाड़ी, लेकिन हमको उस नजरिया से देखना नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? देखिए, बांग्लादेश एक सार्वभौम मुल्क है, ठीक है? वो अगर पाकिस्तान के साथ अपना कमर्शियल रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है, बढ़ाए, ठीक है? लेकिन हमें देखना है कि वो रिलेशनशिप हमारे खिलाफ ना, ये देखना है। एंड मैं देखता हूं कि बीएनपी का जो सरकार है, इनको काफी सारा अभी फिग लीफ पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। आज मैं देखा हूं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में कह रहे हैं कि ये जो तारिक रहमान साहब जो हैं, ये कैंटनमेंट में लाहौर में पैदा हुए थे, और वो कह रहे हैं कि ये चीज तारिक रहमान साहब खुद पाकिस्तान पार्लियामेंट के स्पीकर को बोले थे, ठीक है? तो पाकिस्तान चाहती है कि इस तरह की चीजें लाके इनको थोड़ा इमोशनली पाकिस्तान की तरफ जोड़े, समझना। और ये कोशिश, देखिए, सारे सोवरेन जो राज्य हैं, जो सार्वभौम मुल्क हैं, वो इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि रिलेशनशिप बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमारे खिलाफ ना हो, और वो हो सकता है जब हम बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप में सुधार लाएंगे। और जो रिलेशनशिप का एक अच्छा ताल्लुकात हमारा था, अच्छा रिलेशनशिप था शेख हसीना के जमाने में, हम उसी लेवल पे उसी स्तर पे उसको लाएंगे वापस, तब सब समाधान हो जाएगा। आपने देखा कि असम में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात हो रही है। भले वहां के चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल को देखना होगा। जो जरूरत है इलेक्शन में लड़ने की, उसमें ये घुसपैठिए का मुद्दा उठाना ही पड़ेगा, ये तय है। सत्ता पक्ष उठाए या विपक्ष उठाए, पर उठाएगा। इससे बांग्लादेश के साथ संबंधों पे अब कितना असर? देखिए, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही इसका असर पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम 8-9 सम पिछले 30 साल 40 साल से बोल रहे हैं। लेकिन इधर बड़ा है, इधर बहुत ज्यादा, अभी थोड़ा बड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसका कोई ज्यादा असर पड़ेगा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बीच। ये इंटरनल इशू है हमारा, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए वहां पर भी बड़ी नहीं, वहां पे कुछ ताकतें हैं, कोई फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो कि इशू के ऊपर कुछ हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ओवरऑल बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच में वो इस इशू जो है ना इतना ज्यादा मायने रखे। आप, आखिरी सवाल है, आपको ये लगता है कि नहीं कि जो बांग्लादेश 5 साल पहले था और अब जो बांग्लादेश है, एक बांग्लादेश वो था शेख मुजीबुर रहमान वाला, और एक बांग्लादेश आज का है जहाँ पर चुनाव हुए इसके पहले मोहम्मद यूनुस थे। हम एक ही देश को अलग अलग काल खंड में देख रहे हैं, और जैसे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार गई, लगातार 70 साल रही, बीच में भले कुछ सालों के लिए वो रहा, उस तरह का परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ है। देखिए, परिवर्तन तो हुई है, और शेख मुजीबुर रहमान जिनको बंगबंधु बोलते थे, और जिनके लिए पिछली बार मैं बांग्लादेश गया था 4-5 साल पहले, देखा था हर जगह उन्हीं का तस्वीर लगा हुआ, वो भी थोड़ा ओवरडू कर रहे थे। शेख हसीना गवर्नमेंट सरकार भी ना उसको थोड़ा ओवरडू कर रहे थे, क्योंकि जो सरकार का काम ये है कि एक सामग्रिक तौर पर काम करना चाहिए। जी जी जी। तो देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बंदा जो कि बांग्लादेश का बनने का एक कारण बने थे, और बांग्लादेश का गठन में उनका एक अहम रोल था, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है कि उनको अभी बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाया जा रहा है, ठीक है? सही। और फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, तो ये गलत बात है। और ये नया बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश कैसे बनेगा, बांग्लादेश कैसे आगे बढ़ेगा, ये बांग्लादेशियों का मामला। सही है, बिल्कुल सही, ठीक है? और उसमें हमें ज्यादा इमोशनल होने की कोई बात नहीं। तो देखिए, इतिहास गवाह है
के शेख मुजीबुर रहमान एक अहम रोल पैदा किए थे। और जितना भी आप कोशिश करो इसको दबाने के लिए, वो दबेगा नहीं। तो शेख मुजीबुर रहमान का जो किरदार है वो किरदार उभर के आएगा, समझना, ये उम्मीद है। लेकिन बांग्लादेश बदल रहा है और बांग्लादेश बांग्लादेशियों के मत के हिसाब से बदल रहा है, आबादी जनता के हिसाब से बदल रहा है। तो ये इसमें हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना अशोक के बहुरिया साहब को, बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही सटीक जवाब उन सभी सवालों के मिले जो बांग्लादेश के चुनाव परिणामों के बाद हमारे सामने खड़े थे। आप सुनते रहिएगा हमारा पॉडकास्ट और हम कोशिश करेंगे लगातार देश दुनिया के तमाम मुद्दों पर विशेषज्ञों की बातचीत हम आपके सामने लेकर के आएंगे। हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।